ऐसे तो एंटार्क्टिका पूरी तरह से बर्फ में डूबा है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ी गर्मी बढ़ी और वहां की बर्फ पिघली तो हमें कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। सैटेलाइट इमेजेस में जब देखा तो ये एक पिरामिड की तरह दिख रहा था, और जब भी पिरामिड की बात आती है तो दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है। अभी तक तो पहले वाले पिरामिड्स की मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं हुई और धरती पे एक और पिरामिड मिल गया। इसकी खास बात यह है कि ये अभी तक का सबसे बड़ा पिरामिड है। लेंथ के हिसाब से इसका बेस 2 किलोमीटर लंबा है। अब सवाल ये आता है कि वहाँ इतना बड़ा पिरामिड बनाया किसने, क्योंकि इंसान तो वहाँ रह ही नहीं सकते। कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि वहाँ एलियंस भी है। हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये इंसानों ने ही बनाया। इसका मतलब ये है कि वहाँ कभी ना कभी इंसान जरूर रहे होंगे। 2017 में जर्मन बायोलॉजिस्ट की एक टीम वहाँ पहुंची। उनका मकसद ये पता लगाना था कि क्या कभी यहाँ इंसान रहते थे। उन्होंने अपनी लेटेस्ट मशीनों के साथ धरती की कोर में ड्रिलिंग स्टार्ट की और वहाँ जो निकला उसको देख के वो सभी शॉक हो गए। वहाँ उनको पेड़ पौधों के कुछ ऐसे सेडिमेंट्स मिले जो नॉर्मली रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऐसे पौधे नॉर्दर्न इटली और उसके आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी ना कभी यहाँ भी ये पेड़ पौधे उगा करते थे और हरियाली थी। आज अगर आप वहाँ जाओगे तो बर्फ ही बर्फ है, जिसकी वजह से वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर -49 डिग्री तक पहुँच जाता है और वहाँ चलने वाली हवाएं 200 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेती है। अगर पूरी दुनिया की बर्फ को एक जगह कर ले तो भी ये एंटार्क्टिका का 10% भी नहीं है। लेकिन ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। रिसर्च में पता चला कि 4000 BC से पहले यहाँ बहुत सी जगह हरियाली भी थी। मॉडर्न हिस्ट्री में जब ये बात आती है कि एंटार्क्टिका को कब डिस्कवर किया गया तो बहुत से लोग उस पर क्लेम करते हैं, लेकिन सभी लगभग 1800 के आसपास के हैं। अब पता है मजे वाली बात क्या है, जब 1800 तक कोई एंटार्क्टिका के बारे में जानता ही नहीं था तो 1500 के आसपास जो वर्ल्ड मैप्स बने हैं उन पे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट कैसे है। चलो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जब ये बात आती है कि एंटार्क्टिका के ऊपर सबसे पहला कदम किसने रखा तो एक अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस का नाम आता है। 1821 में जॉन के जाने के बाद ही एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर किया गया। शुरू के 10-20 साल के एक्सप्लोरेशन को हीरोइक एरा बोला गया। अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड के सामने ये एक नया कॉन्टिनेंट था तो सभी इस पे कब्जा करना चाहते थे। शुरू में 7 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूके ने इस पे टेरिटोरियल क्लेम्स किए। जब इन टेरिटोरियल क्लेम्स की वजह से आपस में तनातनी होने लगी तो 12 देशों ने मिलकर एक ट्रीटी ऑफ एंटार्क्टिक साइन की, जिसके अंदर 3 मेजर पॉइंट्स थे। पहला, एंटार्क्टिका को सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए ही काम में लिया जाए। दूसरा, साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी आजादी दी जाए और पूरी दुनिया के देशों के साइंटिस्ट साथ मिलकर काम करें। तीसरा, वहां जो भी रिसर्च होगी उसके रिजल्ट को सबके साथ फ्रीली शेयर किया जाए। कहने का मतलब यह है कि अब इस जगह के लिए कोई नहीं लड़ेगा। इसके बाद साइंटिस्ट ने बहुत सी रिसर्च की जिसमें अलग अलग तरह की चीजें निकल के आई। 1983 में इंडिया ने भी अपनी सेकेंड एक्सपेडिशन को एंटार्क्टिका भेजा। तब वहां सुदीप्ता सेन गुप्ता को जाने का मौका मिला और उन्होंने रिसर्च में बताया कि एंटार्क्टिका पे जो शिमाकर हिल्स है वो फॉल्ट लाइन का हिस्सा थी, जहां से इंडियन सबकॉन्टिनेंट टूटा और तिब्बत से जाके टकराया, जिसकी वजह से हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। अब मैं आपको कुछ ऐसी शानदार डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा जो वहां पे साइंटिस्ट ने की। साइंटिस्ट को वहां मीटियोराइट्स मिले। ये वो पत्थर है जो स्पेस से धरती पे गिरते हैं। अभी तक साइंटिस्ट को वहां पे 40,000 से ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वहीं गिरते हैं। सबसे ज्यादा मीटियोराइट्स समुद्र में गिरते हैं क्योंकि धरती के 70% हिस्से पे समुद्र है। लेकिन एंटार्क्टिका पे उसको खोजना बाकी जगह के मुकाबले थोड़ा इजी है क्योंकि वहां बर्फ की एक बहुत मोटी लेयर है, जिसकी वजह से स्पेस से आए पत्थरों को वहां ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होती। साइंटिस्ट का मानना है कि एंटार्क्टिका पे लगभग 3 लाख मीटियोराइट्स है, लेकिन अभी तक उसका सिर्फ 10% ही मिल पाया है। 1911 में एंटार्क्टिका की बर्फ पे साइंटिस्ट को एक लाल रंग का फ्रोजन वाटरफॉल मिला। उस वक्त वहां उस लाल रंग को देख के सभी लोग कंफ्यूज हो गए। शुरू में लोगों को लगा कि किसी एल्गी की वजह से ऐसा कलर है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि इसके नीचे एक लेक है जिसमें बहुत सारा आयरन है। अब क्योंकि सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है और वो फ्रीज होते वक्त हीट रिलीज करता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघल जाती है और इसी वजह से वो पानी अंदर ही अंदर फ्लो होता है और आयरन के कंटेंट के होने की वजह से वो लाल रंग का दिखता है। जब आप उसको दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है कि बर्फ में से खून निकल रहा है। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उनको वहां अंडर वाटर लेक्स मिले। अब ऐसा इकोसिस्टम उस जगह पे मिलने की उम्मीद किसी को नहीं थी। वहां एक ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जिसको हम सी पिग के नाम से जानते हैं। उस टेम्परेचर के अंदर लाइफ का होना भी एक बहुत अनोखी बात थी। इन सभी के बीच वहां टूरिस्ट और एक्सपीडिशन करने वाले लोगों ने भी जाना शुरू किया, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों के एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं थे। अर्ली 1900 के अंदर एक आयरिश एक्सप्लोरर अपने 2 दोस्तों के साथ एंटार्क्टिका के एक एक्सपीडिशन के लिए पहुंचे। ये एक्सपीडिशन अगस्त 1914 से जनवरी 1917 तक चलने वाला था। इस एक्सपीडिशन की कोशिश थी कि वो लोग एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को जमीन के थ्रू क्रॉस करें। इस एक्सपीडिशन के बीच में वो लोग फूड और शेल्टर के लिए रुके। जब वो लोग ट्रैक कर रहे थे तो उन्होंने फील किया कि कोई उनके साथ चल रहा है।
36 घंटे तक लगातार चलने के बाद उन्हें लगा कि वो लोग 3 नहीं 4 है। एंटार्क्टिका और उसके आसपास के इलाके में बहुत से लोगों ने ये चीज फील की। वहां जाने वाले टूरिस्ट को हेलुसिनेशंस भी होते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक जगह ही खुली गई है, बाकी सब कुछ साइंटिस्ट के लिए। इस बात के चांसेस भी कम नहीं है कि एंटार्क्टिका पे कभी लाइफ रही होगी, क्योंकि जब वहां मिलने वाले फॉसिल्स को जांच किया गया तो वो लाखों साल पुराने मिले। ना जाने उस बर्फ में कितने राज छुपे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे यहाँ वीडियो बना रखी है, उनको भी जरूर चेक कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।